अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे सेकेंड ईयर क्लास की, तो जिसमें हमारा चैप्टर 15 है होम्योस्टेसिस। तो हम होम्योस्टेसिस के कुछ प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे किस चीज़ की, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स की। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स में आपने एक्सक्रीशन की बात की, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जैसा कि पहला हाइड्रा था, दूसरा प्लेनेरिया था, तीसरा जो सा है वो अर्थवर्म था। आज हम फोर्थ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। वो जो हमारे पास अगला ऑर्गेनिज्म है वो है कॉकरोच। तो हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के कॉकरोच इज अ इनवर्टिब्रेट। कॉकरोच इज अ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनके पास बैकबोन नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनमें सबसे पहले किंगडम आ जाएगा एनिमेलिया, इनका फाइलम आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, इनकी क्लास आ जाएगी इंसेक्टा। देखिए, आर्थ्रोपोड्स उन्हें कहते हैं जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इनकी जोड़दार टांगे होती हैं। इंसेक्ट्स उन्हें कहते हैं जिनका बॉडी 3 सेगमेंट में होता है। इनका जो बॉडी होता है उसके 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट उसे हेड कहते हैं, दूसरा सेगमेंट उसे थोरैक्स कहते हैं, तीसरा सेगमेंट उसे एब्डोमेन कहते हैं। ये 3 इनके बॉडी के सेगमेंट होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको इंसेक्ट्स कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इंसेक्ट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इसलिए हम इनको इंसेक्ट्स कहते हैं। इसका मतलब ये है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच तो हमारा टॉपिक है। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जो इंसेक्टा की क्लास में आते हैं, उनके पास सिस्टम ही यही होता है। अब कौन सा सिस्टम होता है? कॉकरोच इन्वर्टिब्रेट होने के साथ साथ इनके पास एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ये ट्यूबुलर सिस्टम हमारे सिस्टम की निस्बत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इनके पास जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसको मालपीजियन ट्यूब्स कहते हैं। ये मालपीजियन ट्यूब्स जो सी होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं, अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं किसके साथ? इनके न्यूट्रिटिव सिस्टम के साथ। न्यूट्रिटिव सिस्टम इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि हमारा ऐसा नहीं है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, जो यूरिनरी सिस्टम पे, किडनी पे, यूरिटर्स पे, ब्लैडर पे, यूरिथ्रा पे कंसिस्ट करता है, वो सेपरेट होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ मुंसलिक होता है। इसलिए हम ये कहते हैं इनका सिस्टम थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है हमारी निस्बत। दूसरा, इनका सिस्टम बहुत अच्छा होता है जो एक ही बार वेस्ट मटेरियल को निकाल लेता है, जबकि हमारे अंदर एटीपी का वेस्ट बार बार करके फिर वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। तो इनका सिस्टम जो सा होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। मालपीजियन ट्यूब्स, ये कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो मौजूद होती हैं हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे। दीज ट्यूब्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्स ये असल में एक साइंटिस्ट का नाम था, मालापीजा। उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे इन्हें रखा हुआ है। उसने सबसे पहले इन्हें स्टडी किया, इन्हें फाइंड किया बॉडी के अंदर इंसेक्ट्स की, और उनकी वर्किंग को देखा कि वो काम किस तरह से परफॉर्म करती हैं। मालपीजियन ट्यूब्स, इनके टोटल जो नंबर्स होते हैं ये 115 नंबर्स होती हैं, यानी कि क्वांटिटी के लिहाज से ये 150 होती हैं। 150 फाइन ट्यूब जोन्स होती हैं, ये लटक रही होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। किसके अंदर? सस्पेंडेड
इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है? एक फ्लूइड होता है जो कलरलेस होता है। जिस तरह हमारे जिसम में ब्लड होता है वो कलरफुल एक मटेरियल है, इनके अंदर भी एक ब्लड होता है लेकिन हम उसे फ्लूइड कहते हैं, वो एक कलरलेस मटेरियल होता है। ठीक है, और ये मटेरियल बेसिकली तौर पर इसकी साइनोसिस में, इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। ओपन सर्कुलेटरी ये सिस्टम होते हैं, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा इनके हीमोलिम्फ के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, तो अब ये जो मालपीजियन ट्यूब्स होती हैं ये वर्क परफॉर्म करती हैं किस तरह से? दो तरीके से। एक तो इनके अंदर क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी जो से होती है इनके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, दूसरी इनके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इनकी कहाँ होती है? इस ट्यूब को दो हिस्सों पे तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा इनका कहलाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब, एक कहलाता है डिस्टल ट्यूब। तो बेसिकली तौर पर होता है इनका डिस्टल एंड। इस डिस्टल एंड के ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जिस चीज़ को अंदर लाया जाता है वो क्या होते हैं? यूरिक एसिड होते हैं। यूरिक एसिड के साथ साथ क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एटीपी का वेस्ट करते हैं, और एटीपी का वेस्ट करके इन्हें ट्यूब्स के अंदर लाया जाता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है? जहाँ पर एटीपी का वेस्ट नहीं होता, वो बेसिकली होती हैं इनके प्रॉक्सिमल एंड पे। जो इनका प्रॉक्सिमल एंड होता है उस एंड पे विदाउट एटीपी का वेस्ट करके जो मटेरियल होता है उसे कहाँ लाया जाता है? इलियम के अंदर लाया जाता है। ठीक है, चलें इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये इनकी फेरेंक्स कहलाती है। फेरेंक्स के बाद नीचे ये इनका क्रॉप, नीचे गीजर जिसे गिजार्ड भी कहते हैं, यहाँ पर हिपैटिक सीकम होते हैं, ये हिपैटिक सीकम, ये मेसेंट्रम, ये मालपीजियन ट्यूब्स, इसे एनस कहते हैं, रेक्टम, इलियम। ठीक है, हमारा होगा इतने हिस्से से। चले
ये बेसिकली तौर पर आप फर्ज कर लें कि ये कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक है इनका पूरा। ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये जंक्शन बनता है, इसे कहते हैं मिडगट, ठीक है। ये वाला कहलाता है हाइंड गट। हाइंड गट के पोर्शन में इतना हिस्सा कहलाता है इलियम, ये हिस्सा कहलाता है रेक्टम, और ये हिस्सा कहलाता है एनस। अब इनकी मालपीजियन ट्यूब्स, इसके आउटसाइड पर जो चीज़ मौजूद होती है वो टोटल का टोटल हीमोलिम्फ होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इनका हीमोलिम्फ में होता है। चलें हम इन ट्यूब को डिफाइन कर लेते हैं। ये वाली जो ट्यूब होती है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। ये वाली जो ट्यूब्स होती हैं इन्हें कहते हैं डिस्टल ट्यूब। अब जो तो इनकी डिस्टल ट्यूब होती हैं वो एटीपी का वेस्ट करके अंदर जिस चीज़ को लेके आती हैं वो क्या होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड्स। यूरिक एसिड और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड अब इनके बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इन यूरिक एसिड या फिर अमाइनो एसिड को ये ट्रैवल करके नीचे भेज देती हैं इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब को नाम दिया जाता है किसका, प्रॉक्सिमल ट्यूब का। यहाँ पर होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट करके ये क्या करते हैं, इस मटेरियल को नीचे भेज देते हैं किसके पास, इलियम के पास। यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो सा होता है वो गुजरता है, गुजर के कहाँ चला जाता है, इलियम के पोर्शन में चला जाता है। ये अब इलियम ट्यूब के अंदर आ जाता है। जब इलियम ट्यूब के अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। जब रीएब्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ से कुछ असेंशियल मटेरियल को दोबारा खींच लिया जाता है। जो असेंशियल मटेरियल दोबारा खींचा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं, साथ में अ लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर होता है। इन चीज़ों को यहाँ से दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो मटेरियल होता है वो सारा स्टोर होना शुरू हो जाता है किसके अंदर, रेक्टम में। रेक्टम में वो कुछ अरसा स्टोर होते हैं, कुछ टाइम स्टोर होते हैं। उसके बाद उसको यहाँ से निकाल कर भेज देते हैं एनस में। एनस से अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड की शक्ल में बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड क्या होते हैं, ये असल में क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल कह लें या आप इन्हें सॉलिड पैलेट्स कह लें, तो ये पैलेट्स की शक्ल में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ब्लैक इनका कलर होता है। ये जो से होते हैं इनके अंदर यूरिक एसिड मौजूद होता है। यूरिक एसिड, इसका हम फार्मूला पहले भी बात कर चुके हैं। एक यूरिक एसिड यानी कि अगर आपके पास इनके पास 1 ग्राम यूरिक एसिड होता है तो उसको निकालने के लिए ये सिर्फ 1 ml वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है सबसे अच्छे ऑर्गेनिज्म यही हैं जो एक तो वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर ज़्यादा निकालते हैं, और उसके साथ साथ पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर क्या है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है, जिसके अंदर बेसिकली तौर पर वो अपने जिस्म का वेस्ट मटेरियल मालपीजियन ट्यूब्स के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स है। जो वर्टिब्रेट्स हैं हम उनकी बात करेंगे कि उनके अंदर बेसिकली तौर पर जो एक्सक्रीशन होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, इनवर्टिब्रेट्स आप हर एक चीज़ पीछे पढ़ चुके हो। इनवर्टिब्रेट्स अगर हम थोड़ी सी उसकी बैक हिस्ट्री की हम यहाँ पर बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स में आपने ये कहा कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एवोल्यूशनरी तौर पर उनके अंदर वेल अडाप्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली तौर पर वेल अडाप्टिव सिस्टम लगे हुए होते हैं। चलें एवोल्यूशनरी तौर पर अगर हम इनकी बात कर ले तो देखें, वो ये कहता है एक्सक्रीशन के लिहाज से, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिस्टम इनका कहां से अराइज हो रहा है, वो अराइज हो रहा है इनवर्टिब्रेट से। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वहां से इनका क्या हो रहा है, वो सिस्टम अराइज हो रहा है। अब इनवर्टिब्रेट में कैसे, एवोल्यूशनरी तौर पर आपने सबसे पहले पढ़ा हाइड्रा, हाइड्रा के बाद बात की आपने प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया के बाद आप बात कर रहे थे किसकी, अर्थवर्म की, अर्थवर्म के बाद आपने इंसेक्ट्स की बात की। चलें यहां तक बात कर लेते हैं।
आपने ये कहा इनके अंदर बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के ज़रिए से क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करते हैं। इन दोनों में ट्यूब्स थी जिन्हें आप नेफ्रीडियम कह रहे थे, नेफ्रीडियम। आपने इनकी बात की तो प्रोटोनेफ्रीडिया, आपने इनकी बात की तो आपने कहा कि इनके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, मेटानेफ्रीडिया होते हैं। अब इस मेटानेफ्रीडिया से, यानी कि जो नेफ्रीडियम था, एवोल्यूशनरी तौर पर इस नेफ्रीडियम से आगे जो चीज़ निकली वो नेफ्रॉन्स हैं। अब ये नेफ्रॉन्स हैं, ये किन में मौजूद होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो एवोल्यूशनरी तौर पर इनका लिंक वाकई ही इनवर्टिब्रेट्स के साथ होता है। वो कैसे, आपने कहा था अर्थवर्म बेसिकली तौर पर इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो सेगमेंटेड होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड से मुराद ये है, आपने ये कहा इनके बॉडी के चैम्बर्स बने होते हैं, हर चैम्बर का अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इस इनवर्टिब्रेट की बात करते हो जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास वर्टिब्रेट है, वो कौन है, हैग फिश। अब जो हैग फिशेस हैं, इन हैग फिश के अंदर जो चीज़ बनी है वो क्या, किडनी। किडनी के अंदर, अब किडनी बेसिकली किन में होती है, वर्टिब्रेट्स में। इस किडनी के अंदर जो बेसिकली तौर पर स्ट्रक्चर मौजूद है वो नेफ्रॉन है, लेकिन इनकी जो किडनी होती है वो भी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। बात कहने की ये, अर्थवर्म का एक करैक्टर है जो सेगमेंटेड है, वो करैक्टर प्रिजर्व हो गया हैग फिशेस में, क्योंकि हैग फिशेस का बॉडी भी वो बेसिकली है वर्टिब्रेट्स, लेकिन उनके बॉडी के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, सेगमेंटेड है। इसका मतलब यह हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम वाइज जो भी वर्टिब्रेट्स हैं वो अराइज्ड हो रहे हैं इनवर्टिब्रेट से। तो फिर इनवर्टिब्रेट का कुछ करैक्टर जो सा है वो हैग फिशेस में। हैग फिशेस दुनिया की प्रिमिटिव फिशेस में आती हैं, जो बेसिकली तौर पर जहां से एवोल्यूशन स्टार्ट होती है, किनकी, वर्टिब्रेट्स की। अब इनके पास किडनी है, किडनी जो सी है वो बेसिकली क्या है, सेगमेंटेड रख रही हैं, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फिर इन वर्टिब्रेट्स की आगे मॉडिफिकेशन होगी और हम अब बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में किसकी, मैमल्स की, यानी कि आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करोगे तो मैमल्स के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होते हैं, ये नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के हैं, ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स हैं जो बेसिकली तौर पर मौजूद होती हैं किसमें, किडनी में। ये किडनी का क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं। किडनी के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम परफॉर्म कर रही होती है बेसिकली कौन, ये नेफ्रॉन काम परफॉर्म करती है। तो फिर हम नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी के सारे काम बेसिकली तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम इसी की बात करेंगे कि बेसिकली तौर पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इसका इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटीरियल है उनको किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अगली जो चीज उन्होंने बयान किया वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। देखिए इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। सबसे पहली एक सिंपल सी चीज उन्होंने बयान की हुई है। सिंपल चीज में क्या है कि जो एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग्स में हो रही है वो क्या, वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम निकालते हैं किस तरह से, एक सिंपल मैकेनिज्म के ज़रिए से। ये मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली तौर पर जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बनाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है। ड्यूरिंग दी मेटाबॉलिज्म जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के टूटने से जो बेसिकली तौर पर छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। चले सपोज दैट बात कर ले प्रोटीन्स की। हमारा बॉडी ये प्रोटीन्स इस्तेमाल कर रहा है। प्रोटीन का बेसिक यूनिट होते हैं अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिस्म के अंदर टूटते हैं। अगर इन्हें हम देख लें, ये बेसिकली तौर पर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। NH3 H2 R C डबल बॉन्ड C डबल OH।
अब ये बेसिकली तौर पर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ये वाला, ये मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, ये वेस्ट है। इस वेस्ट को बॉडी से बाहर इलिमिनेट किया जाता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो सा है, मेटाबॉलिज्म किसकी हो रही है, प्रोटीन की, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म से ये वेस्ट पैदा हो रहा है, इट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। अब ह्यूमन बीइंग सिंपली तौर पर बहुत सारी चीज़ें मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं सिंपल मैकेनिज्म के जरिए। चले अगर हम उनकी बात कर लें, पहला हिस्सा क्या हो गया, ये अमोनिया निकालते हैं जो अमीनो एसिड की ब्रेकिंग डाउन से पैदा होता है। फिर क्या निकालते हैं, बिलीरोबिन निकालते हैं। बिलीरोबिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हीम ग्रुप के टूटने से पैदा होता है, हीम ग्रुप जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीम ग्रुप जब ब्रेक डाउन होते हैं, उनके ब्रेक होने से जो पैदा होता है वो बिलीरोबिन होता है। इसी बिलीरोबिन को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, बाइल पिगमेंट्स में, ठीक है। बिलीरोबिन क्या है, बिलीरोबिन इज अ हाईली इनसोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड which dissolve in albumin and travel in our circulatory system। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ मिलता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये सर्कुलेट करता है। ये हाईली इनसोल्यूबल एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये फिर बिलीरोबिन किसके ब्रेकिंग से पैदा हुआ, हीम ग्रुप से। इसके बाद आगे हम बात कर रहे होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। ये न्यूक्लिक एसिड इनकी ब्रेकिंग डाउन से क्या पैदा हो रहा है, यूरिक एसिड पैदा होता है। फिर इसके बाद आप बात कर लें तो क्रिएटिनिन, ये बेसिकली तौर पर पैदा होता है किसकी ब्रेकिंग डाउन से, क्रिएटिन से। क्रिएटिन ये कहाँ होते हैं, ये मसल के अंदर होते हैं। मसल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम मसल फॉस्फेट कहते हैं। ये कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होता है तो पैदा होता है कि कौन, क्रिएटिनिन। ये भी वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो से होती हैं क्या है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। अगर इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में स्टोर किया जाएगा, सेल में स्टोर किया जाएगा, तो ये सेल के इंटरनल एक्सटर्नल माहौल को डिस्टर्ब करेंगे। उस मकसद के लिए क्या किया जाता है, इन्हें जिस्म से बाहर इलिमिनेट किया जाता है। जिस्म से इलिमिनेट करने के लिए फिर क्या किया जाता है, मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स लगाए जाते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर एक नहीं होते, डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जिनमें हम बात कर रहे होते हैं लीवर की, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किडनी की, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं लंग्स की, और जिसमें हम बात कर रहे होते हैं स्किन की, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे जिस्म से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बैरूनी हिस्से से लेते हैं, जैसा कि बहुत सारा पॉइजनस मटेरियल होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं। इसके बाद आप बात कर लें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसा कि हम बात कर लें निकोटीन की, तो ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारा बॉडी कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जो इन जहरीले मादों को डिटॉक्सिफाई कर रही होती हैं। उनमें हमारा लीवर सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है, फिर किडनी होती हैं, स्किन है, हमारे लंग्स हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल को निकालने का बहुत अच्छे ऑर्गन्स होते हैं। तो अगले हम टॉपिक में बात करेंगे कि हमारा जो लीवर है वो किस तरह से काम परफॉर्म करता है।